हेलो गाइस, देखिए आज न्यूटन सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ के बिहाफ में हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे फर्स्ट लॉ में मैंने कहा था कि बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ अ रेस्ट और अ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, मतलब फोर्स ना लगे तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी या कॉन्स्टेंटली चलेगी। बट आज हम बात करेंगे मोशन की, तो मोशन से रिलेटेड हम बात करेंगे तो न्यूटन सेकेंड लॉ की याद आएगी। तो न्यूटन जो सेकेंड लॉ होता है वो उसको डिफाइन जो किया हुआ है मैंने सामने, वो किया हुआ है कि रेट ऑफ अ चेंज ऑफ अ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर लीनियर मोमेंटम की बात करें तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। और इसका मीनिंग क्या होता है? एज सच क्वांटिटी ऑफ मोशन, किसी बॉडी में कितना मोशन है वो मोमेंटम डिसाइड करता है। तो मोमेंटम जो आएगा या मोशन आएगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स। मतलब आप किसी बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो उस बॉडी में क्या आएगा? ऑब्वियसली मोशन आएगा, दैट इज अ मोमेंटम। ठीक, तो मोमेंटम में कितना चेंज आया वो एक्सटर्नल फोर्स से हमें पता लगता है। न्यूटन सेकेंड लॉ हमें ये एक्सप्लेन कर रहा है। और दूसरा ये बता रहे हैं कि जो हमारे पास चेंज आता है वो किस डायरेक्शन में आता है? जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे। ठीक है, जैसे आपके पास कोई बॉल है तो बॉल को आप धक्का लगाओगे तो बॉल में जिस तरफ फोर्स लगाओगे वो उसी तरफ जाएगी। तो बॉल मोमेंटम आएगा, बॉल में मोशन आएगा और फोर्स जिस डायरेक्शन में होगी उस तरफ चेंज इन मोमेंटम आएगा। दूसरा, मोमेंटम क्या होता है आपको पता है? वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। इसको मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ कि इस लाइन का पूरे का मतलब हम ये बोल रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और ये दोनों वेक्टर हैं। तो जिस डायरेक्शन में एज सच फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा, जो कि मास इनटू वेलोसिटी होता है। इसको हटाकर एफ एक्सटर्नल को हटाकर हम यहाँ कांस्टेंट लगा देते हैं, दैट इज dp अपॉन dt। और नॉर्मली ये k की वैल्यू हम क्या लेते हैं? k इज अ कांस्टेंट और कांस्टेंट की वैल्यू हम 1 काउंट करते हैं। इतना समझ आया आपको? तो इसको 1 ले लेंगे तो हमारा जो एक फॉर्मूला है दैट इज f इज इक्वल टू dp अपॉन dt बन जाएगा। मतलब एक्सटर्नल फोर्स चेंज इन अ मोमेंटम के बिहाफ में होगा। ठीक है, अब ये जो सामने फॉर्मूला लिखा, एक तो हम इसको भी बोलते हैं दिस इज अ न्यूटन सेकेंड लॉ, ओके। बट एक डेफिनेशन आपको स्क्रीन में दिख रही होगी कि उसमें लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू द अनबैलेंस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। और एक्सेलरेशन किस तरफ आएगा? जिस तरफ फोर्स है। तो दो डेफिनेशन है, आपको भी नोट डाउन कर लो। अच्छा, इसमें अब इसको सॉल्व करें अगर हम, तो एक्सटर्नल फोर्स को अगर लिखें तो क्या आएगा? मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक, तो अगर हम इसको सॉल्व करें और मान लें कि मास और वेलोसिटी दोनों क्या है? वेरिएबल हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हम फिजिक्स में जब पढ़ते हैं तो मास कांस्टेंट होता है, बट कहीं कहीं पर मास भी वेरी करेगा। तो उसके बिहाफ में हम अगर इन दोनों को अलग अलग ले लें तो इसमें और इसमें हम अगर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये आपको पता है। तो ये जो मैंने लिखा ये हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ का फॉर्मूला बन गया। ठीक, तो वेलोसिटी चेंज एज वेल एज मास चेंज। इसमें हमारे पास क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी है और यहां पर चेंज इन मोमेंटम है, सॉरी मास है। तो जब भी आपके पास मास वेरिएबल होगा देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला। क्लियर? बट हम क्या करते हैं नॉर्मली फिजिक्स में क्या होता है? मास कांस्टेंट होता है। मास हमारे पास क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो मास अगर कांस्टेंट है तो आपको पता है कि यहां पर अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, भाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। डिफरेंशिएशन में पढ़ा है, तो इसको 0 रख दो। अब अगर इसको 0 रख दें तो f इज इक्वल टू एम dv अपॉन dt। और अगर इसको ध्यान से देखो तो dv अपॉन dt से चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज अ मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपके पास ये फॉर्मूला बचा f इज इक्वल टू एम ए, मतलब एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में आएगी जिस तरफ हमारे पास फोर्स लगेगी, क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक है ना। और मोमेंटम अगर देख लें तो मोमेंटम इज ऑल्सो वेक्टर। इतना क्लियर हुआ? इसको इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं।
तो आपने ध्यान रखना है कि वेयर एवर जहाँ भी हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे तो वहाँ पर जहाँ भी हम लोग मोशन की बात करेंगे तो मोशन के केस में विल ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला, ठीक। एंड हमारे पास एक ये फॉर्मूला डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली और तीसरा फॉर्मूला ये, तो मैं जिसको टिक लगा रहा हूँ तीनों ही फॉर्मूले हैं। तो चेंज इन ऐसे जिसमें बात की ना मैं मास और टाइम के साथ जो चेंज होता है, तो मास टाइम के साथ जो चेंज होता है उसका एग्जाम्पल है रॉकेट प्रोपल्शन, जो कि आगे बढ़ेंगे कि रॉकेट हमने देखा है कि रॉकेट को हम लोग जब एज सच ऊपर स्पेस में भेजते हैं तो उसमें से बहुत ज़्यादा गैस निकलती है, तो हम उसके मास को काउंट करते हैं, तो उस केस में हमारे पास मास वेरिएबल है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जो कि फर्दर टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इसमें न्यूटन थर्ड लॉ की बात अगर कर लेते हैं तो न्यूटन थर्ड लॉ आप लोगों ने जानते हैं इसको कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एक्शन एंड रिएक्शंस बोथ आर व्हाट फोर्सेस, ठीक। और ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि हमारे पास कोई ए बॉडी और दूसरी बॉडी बी है, तो फोर्स बाय वन बॉडी ऑन टू बॉडी, ए जो बी पे लगाएगा उतना ही फोर्स बी ए पर लगाएगा, तो बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट का मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। जैसे हमारे पास क्या है कि जैसे मैंने ये दीवार को धक्का लगाया भाई, है ना, तो दीवार को मैं धक्का लगा रहा हूँ, तो जितना मैं इस पर एक्शन कर रहा हूँ ना उतना ही ये मुझ पर रिएक्शन भी कर रही है। तो मैं इस पे कर रहा हूँ और ये मुझ पे कर रही है। तो मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, इनको दिमाग में रख लो। एक तो पहली बात कि एक्शन एंड रिएक्शन जो फोर्सेस हैं वो सेम मैग्नीट्यूड होता है, मतलब इन दोनों का वैल्यू सेम होता है नंबर। और यहाँ पर एक्शन एंड रिएक्शन जो है वो क्या होता है, एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि माइनस का मतलब बोथ अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैं एक्शन उस तरफ करूंगा तो रिएक्शन उस तरफ से होगा, ठीक है। जैसे स्विमिंग करते हैं ना हम लोग, तो स्विमिंग में क्या होता है, हम ये इस तरह से करते हैं पानी में, तो दैट इज एक्शन, और पानी में पीछे से धक्का लगाता है दैट इज रिएक्शन। तो स्विमिंग इज अ गुड एग्जांपल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। इसके अलावा एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन अ डिफरेंट बॉडी, ये इस क्वेश्चन में बच्चे गलत कर जाते हैं कि एक्शन रिएक्शन अलग सेम बॉडी में होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि हम वॉल को धक्का लगाएंगे तो वॉल हम पे धक्का लगाएगी, तो हम वॉल पे एक्शन कर रहे हैं तो वॉल हम पर रिएक्शन कर रही है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हम लोग यहाँ पर ये बास्केटबॉल है, तो बास्केटबॉल में हमने क्या करना है, ये बॉल को नीचे फेंका तो ऊपर आई, नीचे फेंका ऊपर आई, इसका मतलब मैंने इसमें क्या किया, नीचे की तरफ ये एक्शन है और नीचे फ्लोर ने इसमें रिएक्शन किया, तो मैंने बॉल पे एक्शन किया और इसने ऊपर की तरफ रिएक्शन किया। तो न्यूटन थर्ड लॉ का ये एग्जाम्पल और गया। तीसरा, साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं। साइमल्टेनियसली मतलब जिस वक्त एक्शन लग रहा होता है ना बॉडी में, उस वक्त ही रिएक्शन लग रहा होता है। समझ आ गया। तो और जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, तो जैसे एक एग्जाम्पल हो गया स्विमिंग, दूसरा है गन। गन से अगर हम फायर करते हैं तो बुलेट आगे जाती है, गन पीछे जाती है, तो बुलेट पर एक्शन हुआ तो बुलेट ने गन पे क्या किया, रिएक्शन किया। तो न्यूटन थर्ड लॉ लगभग हम जहाँ भी फोर्स की बात करते हैं वहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होता है। समझ आ गया आप लोगों को। अब इसको न्यूमेरिकल में यूज़ करते हैं, जो मैंने सेकेंड लॉ भी आपको पढ़ाया। सेकेंड लॉ में नॉर्मली हम लोग फोर्स लगाएंगे और उसमें एक्सेलरेशन आएगी, ठीक। बट जो फोर्स लगाएंगे उस फोर्स में एक्शन और रिएक्शन दोनों होंगे साइमल्टेनियसली। देखिए इसमें एक न्यूमेरिकल है, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक। एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, 4 kg और 6 kg दो ब्लॉक हैं, दोनों को जोड़ के रखा हुआ है और यहां से आप एक 20 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो, तो होगा क्या, ऑब्वियसली सिर्फ एक ही फोर्स है और कोई दूसरी फोर्स आपको दिख नहीं रही है यहाँ पर। तो यहां से ये पूरा का पूरा 4 kg और 2 kg कंबाइन टुगेदर वहां की तरफ जाएंगे। तो जहां पर दो या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन कर कर इकट्ठी चलती हैं, ठीक है, दो या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन करके जब चलती हैं तो हम उसको पहले तो नोट कर लो, हम उसको सिस्टम मान लेते हैं। और सिस्टम अगर मानते हैं तो दोनों की एक्सेलरेशन क्या होगी, सेम होगी, वो मान लेते हैं ए। भाई ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक, क्योंकि बोथ आर मूविंग टुगेदर। और यहां से आपने 20 न्यूटन फोर्स लगाई, इस अनबैलेंस फोर्स के कारण ये चला। इतना समझ आया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले इसी को देखिए नॉर्मली। तो इसमें अगर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास देख रहे हैं दो मासेस हैं, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, तो हेंस वी विल अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma। तो नेट फोर्स, नेट मास और नेट एक्सेलरेशन निकल जाएगा इस फंडे से। तो इसमें अगर एक्सेलरेशन निकालें तो क्या आएगा, फोर्स अपॉन
नेट मास आएगा, क्योंकि फोर्स एक ही है तो यहाँ पर आएगा फोर्स 20, ठीक है। और मासेस आप देखिए, एक 4 kg है, एक 6 kg है, चेक कर लो। तो हमारे पास एक्सेलरेशन इज 20/4 + 6 = 10, ये कट जाएगा। तो एक्सेलरेशन आपके पास क्या बचेगा, 2 मीटर/सेकंड²। मतलब इस एक्सेलरेशन से ये उस तरफ को जाएंगे। समझ आ गया। अब इसमें आते हैं, दूसरा क्वेश्चन है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये दो ब्लॉक एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो जब आप यहां से धक्का लगा रहे हो तो क्या हो रहा है, 20 न्यूटन इस पर फोर्स लग रही है, बट इस पर फोर्स नहीं लग रही है। तो ये क्या क्यों चल रहा है, क्योंकि यहां से नॉर्मल रिएक्शन ये इस पर लगा रहा है, मतलब 4 kg इस पर लगा रहा है और 6 kg इस पर लगाएगा, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन न्यूटन थर्ड लॉ भी है। तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन मान लो n है, तो यहां भी नॉर्मल रिएक्शन n होगा। समझ आ गया भाई। मैं कह रहा हूं इसमें आपने फोर्स यहां लगाई, बट ये इसलिए चलता है क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन है और इस नॉर्मल रिएक्शन के कारण 6 kg भी चलेगा। तो जितना ये 4 kg इस पे एक्शन करेगा उतना ये इस पे रिएक्शन करेगा। तो थर्ड लॉ भी आ गया, सेकंड लॉ भी आ गया, दोनों चीज़ें आ गई। समझ आया आपको। अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो हम एक काम करते हैं, जो मैंने आपको क्या बनाया था, एक लेक्चर बनाया था फ्री बॉडी डायग्राम का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, जो कि सबसे बढ़िया चीज़ है। तो यहाँ पर आपने लगाया 20 न्यूटन, ठीक है, ये तो समझ आ गया। अब आप देखो कि वहां से कौन सी नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, ऊपर वाली नीचे वाली। तो इसमें लगेगी नीचे वाली। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था नॉर्मल रिएक्शन जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो तो फोर्सेस जो उस पर लगती हैं उनको लगाओगे। तो ये इस पर लग रही है यहाँ से 20, वहां से 6 kg इसको रोकने के लिए लगा रहा है, ठीक है, क्योंकि 6 kg मोशन के अपोजिट है, मोशन उस तरफ को है तो वो अपोज करेगा। और ये जा कहाँ रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। चेक कर लो, ये फ्री बॉडी डायग्राम जब बन गया ना तो मतलब क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आंसर कैसे आया चेक करना भाई। हमारे पास क्या होगा, एक चीज़ नोट करनी है, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो यहाँ पर जिस तरफ एक्सेलरेशन है वो वाली फोर्स पॉजिटिव और इसका ये उल्टा नेगेटिव, क्योंकि ये इसको अपोज कर रहा है। तो नेट फोर्स अगेन क्या लगाओगे आप, अगेन आप F = ma लगाओगे, बट यहाँ दो फोर्सेज हैं। तो जिस तरफ मोशन है वो वाली फोर्स पॉजिटिव और रोकने वाली फोर्स नेगेटिव, ये नेट फोर्स हो गया। मास आपके पास इस कहानी में क्या है, इस फ्री बॉडी डायग्राम में, उधर नहीं इधर 4 है और एक्सेलरेशन कितना आया, 2 आया। तो इसमें से अगर हम आंसर निकालें तो 20 - n = क्या आएगा, 8। और 8 में से 20 में से 8 निकाल दो तो आपके पास आंसर क्या बचा बच्चों, कितना बचा, 12 न्यूटन बचेगा। दिस इज अ नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 ब्लॉक्स, और ये न्यूटन लिखा, दिस इज 12 न्यूटन, ठीक है, ये आंसर। इसको थोड़ा सा और देखें, एक काम करते हैं 6 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो अगर आपने 6 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। देखना जा रहा है 6 kg पर कौन सी फोर्स लग रही है, ये लग रही है, नहीं ये इस पे लग रही है। इस पे कौन सी फोर्स लग रही है, ऊपर वाली नीचे वाली, ऊपर वाली फोर्स लग रही है। तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन वही, क्यों जो जिस पे लगता है उतना इस पे लगता है। तो नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ, एक्सेलरेशन उधर की तरफ, बस इतना सा है। देख लो छोटा सा फ्री बॉडी डायग्राम आया हमारा किसका, 6 का, क्योंकि उसमें एक ही सिंगल फोर्स है, ये ज़्यादा आसान है। अब आप F = ma फिर से लगा दो। अब आप इसमें देखो एक ही फोर्स है, किस तरफ, जिस तरफ A है तो ये पॉजिटिव रहेगा और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बन जाएगा यहाँ पर, ये है 6 kg और एक्सेलरेशन इज 2। तो हेंस व्हाट इज आंसर, आंसर इज 12 न्यूटन। चेक कर लो आप इसको और इसको, दोनों को चेक कर लो, दोनों सेम क्यों आई, क्योंकि जितना ये एक्शन करेगा उतना ये रिएक्शन करेगा। समझ आ गया। तो मैग्नीट्यूड वाइज बोथ आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो दिस इज अ एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन। इस तरह से हम क्वेश्चंस को करते हैं इसमें, जो बेसिक होते हैं। क्लियर हो गया आई थिंक। देखिए क्वेश्चन और लेते हैं इसमें, जिसमें मैंने एसिड स्ट्रिंग ली। तो क्वेश्चन है फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। 8 kg और 4 kg दो ब्लॉक लिए, बीच में रस्सी बांध दी, ठीक है ना। दिस स्ट्रिंग इज मासलेस, जो कि मैंने कहा था मासलेस में टेंशन सेम रहती है। तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग नहीं है, ये आपने फोर्स लगाई 24 न्यूटन। जब आप इसको पकड़ के वहाँ की तरफ खींचोगे तो ये दोनों ब्लॉक क्या आएंगे, दोनों उस तरफ को इकट्ठे चलेंगे।
ठीक है। जब दोनों ब्लॉक इकट्ठे चलेंगे तो जैसे मैंने आपको कहा कि जब कोई चीज़, कोई भी एज सच बहुत सारी बॉडीज़ मिलकर इकट्ठे चलते हैं तो उसको हम एक सिस्टम की तरह मान लेते हैं। इसको क्या मान लो आप, एक सिस्टम मान लो, ठीक है। अब सिस्टम होगा तो दोनों इकट्ठे चलेंगे तो दोनों की एक्सेलरेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो इसकी भी और उसकी दोनों की एक्सेलरेशन सेम रहेगी। तो पहले आप क्या करिए, पहले तो भैया निकाल लो इसमें F इज इक्वल टू एम से एक्सेलरेशन, नेट फोर्स, नेट मास, नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ए से अगर निकालते हैं तो नेट एक्सेलरेशन इज व्हाट, फोर्स अपॉन मास नेट आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वहां पर आप डायग्राम में देखिए देयर आर 2 मासेस एंड 1 फोर्स 1 एक्सेलरेशन। तो आपके पास फोर्स जो आएगा वो 24 न्यूटन है, जबकि मास क्या है 8 + 4 है। तो आपके पास बनेगा क्या, एज सच 24/12 कट आउट, एक्सेलरेशन इज 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया, एक्सेलरेशन इसका इतना है। अब सिर्फ किया क्या, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें कांटेक्ट था तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, यहाँ रस्सी है तो टेंशन आएगी। तो हमारे पास अब टेंशन को बनाते हैं यहाँ पर, तो होगा क्या, अगर आपने एरो ऐसे बना के टी लिखा तो दिस इज अ टेंशन ऑफ 8 kg, और ऐसे बनाया एरो और टी लिखा तो ये टेंशन किसका, 4 kg का। बट अगर एज अ सिस्टम की तरह देखो इसको तो टेंशन बोथ कैंसल आउट, इसलिए मैंने पहले इसको काउंट नहीं किया। अब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। जैसे फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाते हैं, मान लो किसका, सिर्फ 8 kg का, ठीक है। अब 8 kg में आगे देखिए क्या है, सामने क्या है, सिर्फ रस्सी है, तो यहाँ टेंशन आएगा, यहाँ एक्सेलरेशन आ जाएगा जो कि 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर आपने निकाला। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये रस्सी इसको खींच रही है तो मोशन है, तो मोशन के केस में क्या लगता है, F इज इक्वल टू ma अप्लाई होता है। तो फोर्स अब कौन है बताइए, फोर्स कौन है इसमें, यहाँ पर टेंशन है, मास आपके पास 8 है और एक्सेलरेशन इज 2, हेंस टेंशन इन दिस केस इज व्हाट, 16 न्यूटन। अगर टेंशन इज अ फोर्स तो 16 न्यूटन आया। तो इतनी टेंशन इस रस्सी में लग रही है जिससे ये चल रहा है, ठीक है भाई। तो मतलब 8 kg की फोर्स जो है वो 16 न्यूटन है। अब दूसरा काम, इसको भी चेक कर लेते हैं, आंसर आ चुका है भाई, टेंशन 16 और एक्सेलरेशन इज 2, क्वेश्चन खत्म हो गया। एक काम करते हैं, इसको भी 4 kg को भी बनाते हैं। तो 4 kg का भी हम क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। देखो क्या है इसमें, इस तरफ हमारे पास फोर्स इसमें है कितना, 24 न्यूटन है, और इस तरफ रस्सी में क्या है, टेंशन है, चेक कर लो। पर ये जा कहाँ रहा है, उधर की तरफ। तो वही फंडा जो अभी सिखाया भाई, इसमें अगेन क्या लगाओगे, F इज इक्वल टू ma लगाओगे, और इसमें आप चेक करोगे कितनी फोर्सेस हैं, 2 फोर्सेस हैं, सिर्फ 24 न्यूटन और T। तो कौन लगेगी पहले, एक की डायरेक्शन में ये है तो इसको पॉजिटिव, और ये इसका उल्टा है तो नेगेटिव। तो हमारे पास आएगा 24 - T इज इक्वल टू मास, इसका कितना है 4 इस फ्री बॉडी डायग्राम, और एक्सेलरेशन कितना है 2। तो आपके पास ये आ जाएगा 24 - T इज इक्वल टू 4 × 2 = 8, और 8 अगर निकाल देते हैं 24 से तो आपके पास आंसर इज व्हाट, कितना, आंसर आपके पास 16 न्यूटन बचेगा इसके बराबर, क्योंकि टेंशन सेम रहती है इन अ मासलेस स्ट्रिंग। क्लियर हो गया आई थिंक। देखिए इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं इंक्लाइन प्लेन का। इंक्लाइन प्लेन में मैंने क्या किया, यहाँ पर 60 kg और 60 डिग्री रख दिया है, 30 डिग्री रख दिया। इंक्लाइन प्लेन में जिसको हम वेज भी बोलते हैं, ब्लॉक 2 kg जोड़ दिए विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रिंग एंड पासिंग थ्रू द पुली। ठीक है, पुली मासलेस है, उसका कोई लेन देन नहीं है, ब्लॉक में भी कोई मास नहीं है, और ये पूरा सिस्टम स्टिल है, कहीं नहीं जा रहा है, मतलब ये यहाँ पर रखा हुआ है। अब हमारे पास है कि एक्सेलरेशन और बताइए रस्सी में टेंशन कितना है। तो आप बोलोगे कि भैया दोनों में मासेस सेम है तो ये चलेगा नहीं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एंगल अलग अलग है। तो जितना एंगल ज़्यादा होता है ना, उतना ज़्यादा उसका स्लोप होता है। तो यहाँ पर एंगल इसका ज़्यादा है तो इसका स्लोप ज़्यादा है, तो ये इधर की तरफ गिरेगा। कारण क्या है, अगर नहीं मानते हैं आप लोग, पहली बात तो रस्सी में क्या होगी, टेंशन ये इसकी हो गई, और इधर आ जाइए तो रस्सी में यहाँ टेंशन होगी T। दूसरी बात मैंने कहा था, वेट हमेशा कहाँ की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है,
और इसमें मैंने कंपोनेंट सिखाए थे आपको कि इस तरफ यहाँ पर अगर 60 है तो ये भी 60 होता है, ठीक है। ये मैंने आपको फ्री बॉडी डायग्राम सिखाया था, अगर आपको नहीं है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री बॉडी डायग्राम का लेक्चर देखिए। अब इसमें अगर देखें तो इस तरफ क्या होता है, कंपोनेंट आता है कौन सा, थीटा के साथ हमेशा आता है कॉस, और उसके परपेंडिकुलर क्या आता है, साइन। तो यहाँ साइन 60 आ जाएगा, 2g साइन 60। और अगर ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ की तरफ नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा। तो ये मैंने जितना बना दिया ये सारी फोर्सेस दिखा दी इसमें। सिमिलरली वहाँ भी ऐसा ही होगा, इधर नीचे की तरफ इसका वेट आएगा, वेट अगेन नीचे की तरफ होगा, इधर की तरफ क्या आएगा इसका बच्चों, यहाँ 30 है तो ये भी 30 होगा। तो कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा क्या, 2g cos 30, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेने आते हैं आपको, तो इस तरफ आ जाएगा 2g साइन 30 डिग्री, ठीक है भाई, 2g साइन 30 डिग्री इस तरफ को, और नॉर्मल रिएक्शन इसका अलग रख देते हैं, ये रख देते हैं n1। अब ये जो मैंने इतना सारा बनाया, अगर आपको जैसे दिक्कत आ रही है, अगर दिक्कत आ रही है तो इसको आप अलग बना लो, पर उससे पहले पता क्या करो, उससे पहले आपने इसको पूरे को एक सिस्टम मान लो, मान लिया, ठीक है ना। एक इजी भी बता रहा हूँ आपको, याद रखना इसको सिस्टम मान लो, क्योंकि जब हम इसको सिस्टम मान लेते हैं कि दोनों की एक्सेलरेशन सेम हो जाएंगी, क्योंकि जितना ये नीचे जाएगा ना भाई उतना वो ऊपर आएगा, क्योंकि रस्सी लगी है ना। तो इस तरफ को एक्सेलरेशन होगा इसका a, और इसका एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ होगा, ऊपर की तरफ। चेक कर लो, थोड़ा हौच पौच हो गया, इसको पॉज करके देख लो, ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये ऊपर आएगा। अब मैंने इसको सिस्टम मान लिया, तो सिस्टम में इसकी जो एक्सेलरेशन होगी, मतलब F = ma, अगर हम फिर से लगाते हैं इसमें नेट फोर्स और नेट मास दोनों लगाएंगे इकट्ठे, तो मैं इसमें से एक्सेलरेशन निकालूंगा तो आ जाएगा आपके पास नेट फोर्स बताओ और नेट मास बताओ, ठीक है। चेक करना ध्यान से, देखिए इसमें अगर मैंने सिस्टम मान लिया तो टेंशन जो है वो इंटरनल फोर्स हो जाएगी, अगर इकट्ठे मानेंगे तो टेंशन विल कैंसल आउट। और आप बोलोगे नॉर्मल रिएक्शन को यहाँ काउंट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर एज सच जिस तरफ एक्सेलरेशन होती है वही फोर्स काउंट होती है। तो इस तरफ जो एक्सेलरेशन है वो कौन सी है, 2g साइन 60 है, और इस एक्सेलरेशन की ये अपोजिट है 2g साइन 30, और टेंशन विल कैंसल आउट इन अ सिस्टम। नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द फ्लो है, तो इस तरफ जो जा रहा है ये बॉडी, नॉर्मल रिएक्शन उधर लग रही है, मतलब उस तरफ फोर्स, उस तरफ मोशन नहीं है, तो उसको काउंट नहीं करेंगे अभी। तो हमारे पास यहाँ पर लिखने का तरीका देखना, 2g साइन 60 माइनस 2g साइन 30 अपॉन नेट मास 2 + 2, ये चेक करना बस। ये इस तरफ एक्सेलरेशन की तरफ वो पॉजिटिव और एक्सेलरेशन का उल्टा नेगेटिव। तो हमारे पास यहाँ पर a कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 2g साइन 60 √3/2 और साइन 30 इज हाफ, ये दोनों कैंसल आउट और अपॉन 4। अब आपके पास एक्सेलरेशन क्या रहेगा देख लो, इसमें यहाँ पर रहेगा √3g माइनस g अपॉन 4। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये एक्सेलरेशन आ गया इस क्वेश्चन का। g की वैल्यू अगर आप पुट कर दोगे तो आंसर और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ रोक देते हैं इसको। अब आ जाता है आपके पास कि यहाँ पर आपके पास टेंशन निकालना है, तो किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। जैसे हम क्या करेंगे यहाँ पर भाई, इस वाले का या इस वाले का, जिसका मन करे आपका, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसे करके फ्री बॉडी डायग्राम बनता है, इसको सीखना ध्यान से। जिस तरह से ये बना हुआ है ना भाई, बेंड करके मुड़ा हुआ, तो वैसे बनाना है। अब इसमें फोर्सेस चेक करो, ऊपर की तरफ टेंशन है, नीचे की तरफ क्या है, इसमें 2g साइन 60 है, ठीक है। और जा कहाँ रहा है, ये नीचे की तरफ। ये चीज़ लेनी है और इसके अलावा कुछ नहीं लेना। क्यों? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन और 2g कॉस वाला कंपोनेंट जो है ये दोनों परपेंडिकुलर हैं और इस तरफ मोशन नहीं हो रहा है, हैंस n और 2g साइन कॉस 60 बैलेंस हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। समझ आ गया? ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो मोशन नहीं होगा, नेट फोर्स 0 है, तो मोशन इस तरफ को है। तो अब हम इसमें फिर से लगाएंगे F = ma, और ये मैंने क्या बनाया, एज सच फ्री बॉडी डायग्राम बनाया इसका। लगाओ इसको इक्वेशन को, जिस तरफ ए है वो फोर्स पॉजिटिव, तो आएगा 2g साइन 60
माइनस टी आएगा क्योंकि ये इसके अपोजिट है, इक्वल टू m कितना है इसका फ्री बॉडी डायग्राम का 2 और एक्सेलरेशन आपके पास जो ए आया। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें से t निकाल लेते हैं, पहले t को उधर भेज दो तो बचेगा 2g साइन 60 माइनस 2a। अब वैल्यू पुट करते हैं तो t इज इक्वल टू 2g साइन 60 इज √3/2 माइनस 2, a की वैल्यू पुट कर देते हैं तो a की वैल्यू आपके पास है √3g माइनस g/4। चेक कर लो। ठीक है, इसमें से ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या है, यहाँ पर ये भी 2 कैंसल आउट हो जाएगा तो ये √3g है, और इसमें अगर देखें तो ये माइनस √3g है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा g। चेक करना जरा ध्यान से। ठीक है भाई, इसमें जब ये कट जाएगा 2, ये इससे कट जाएगा तो सॉरी इसमें यहाँ पर नीचे 2 भी है तो यहाँ नीचे 2 भी आएगा। क्लियर हुआ इतना? अब देखिए इसमें अगर इसको थोड़ा सॉल्व कर लूँगा, यहाँ पर यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँ तो t इक्वल टू, भाई ये और ये दोनों सॉल्व कर लो तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ बनेगा 2√3g माइनस √3g/2 और यहाँ साथ में ये प्लस g/2 भी चला हुआ है। ठीक है, समझ आया? ये g/2 इकट्ठा चला हुआ है। अब इसको अगर सॉल्व करें तो आपके पास क्या होगा, ये 2 टाइम्स है, ये सिंगल टाइम है तो ये √3g/2 बचेगा और प्लस g/2 बचेगा। चेक कर लो। और इसको लास्ट सॉल्व करें तो आंसर लिख सकते हैं √3 + 1 g कॉमन डिवाइड बाई 2। g की वैल्यू पुट करनी है तो g की वैल्यू पुट कर दो, अदरवाइज दिस इज अ टेंशन, और जो हमने पहले निकाला वो एक्सेलरेशन। इसी तरह से आप इसका घर पे ना, आपका होमवर्क है, इसको देखने के बाद इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ जैसे मैंने ये बनाया और इसमें टेंशन निकालिए, आपका यही आंसर आएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताते हैं।